तो कल हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आई थिंक उसकी प्रॉपर्टी सारी क्लियर है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल हम यूज करते हैं फाई, ठीक है। जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस placed in electric field, placed in electric field, the electric flux through a surface placed in electric field is a measure of amount of electric field passing through that surface, passing through that surface. ठीक है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के लिए डिफाइंड है कि उस सरफेस में से कितनी फील्ड पास कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। नाउ तो मान लेते हैं मेरे पास यहां पे एक सरफेस है, ठीक है जी। एक सरफेस है, मे बी एक रेक्टेंगल ले लो, चाहे एक सर्कुलर सरफेस ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू। और इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फ्लो कर रही थी। जितनी फील्ड हमारी इस सरफेस के थ्रू पास कर रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो है कि ये सरफेस का एरिया कितना है, राइट। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फील्ड पास करेगी। एंड दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा कि ये फील्ड की का मैग्नीट्यूड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। अगर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से बन जाएगा? जितना मर्जी बड़ा एरिया ले लो। राइट, ई भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फील्ड भी इंपॉर्टेंट है, ए दैट इज एरिया, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज, तीसरी चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। व्हाट डू यू थिंक दैट वुड बी? एक तो होगी फील्ड, एक हो गया एरिया, है ना। मतलब मेरे पास यहाँ पे ये एक रिंग है, ठीक है। आई से कि फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही हैं, ठीक है जी। पीछे से आगे की तरफ मेरी तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं। एक तो हो गया कि इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वो दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या होने वाली है, किस पे डिपेंड करेगा? तीसरी चीज डिपेंड करेगा एंगल। समझ आ गई? अगर मैं पूरा पूरा एरिया एक्सपोज्ड रखता हूं तो इट विल बी फील्ड मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया। बट अगर मैंने इसको 90 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया, अब बताओ कितनी फील्ड पास होगी? जीरो फील्ड पास होगी। कोई भी फील्ड लाइन इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगी। और अगर मैंने कुछ एंगल पे टिल्ट कर दिया तो कुछ फील्ड पास हो जाएगी, मतलब बेसिकली मैक्सिमम भी नहीं पास हो पाएगी, जीरो भी नहीं होगी, समवेयर इन बिटवीन हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो बेसिकली तीन चीजें हो गई। एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एक हो गया इसका एरिया, और तीसरी चीज यहां से हो जाती है। समझ में आ गई? अब यहां पे एंगल कैसे डिफाइन करना है? किन दो चीजों के बीच में हम लोग एंगल डिफाइन करेंगे? दैट वुड बी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दूसरा आएगा एरिया वेक्टर। यस, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारा एरिया। और एरिया की, अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है? एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कि अगर मेरे पास ये एक बैंगल है, ये एक रिंग है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है, बेसिकली ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन डिफाइंस द एरिया वेक्टर। कि अगर मान लो इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो आई वुड से 1 मीटर स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। पर तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो फिर ये भी हो गया। अब ये बताओ कि सर ये लेना है कि ये लेना है, इस चीज पे थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसके लिए रूल होगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है तो हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा? अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। वी विल कम टू दैट। अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मुझे अभी तक इतना समझ में आ गया कि एक तो फील्ड होनी चाहिए, दूसरा एरिया, और उनके बीच का एंगल।
अब हमने क्या डिस्कस किया यहां पे, हमने ये डिस्कस किया कि अगर तो देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब एरिया और फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है, तो पूरी पूरी फील्ड पास करेगी उसमें से, है ना। जैसे यहां पे बैंगल लिया, एरिया भी इधर है, फील्ड भी इधर ही जा रही है, इसी लाइन के अलोंग है। अगर हमारा एरिया और फील्ड सेम लाइन के अलोंग है तो E इंटू एरिया लग रहा है। और अगर मेरा एरिया एरिया और फील्ड 90 डिग्री पे हो जाएगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब खुद सोच के बता दो, क्या साथ में E ए कॉस थीटा लगना चाहिए कि E ए साइन थीटा लगना चाहिए? इट शुड बी E ए कॉस थीटा। समझ में आया कि जब मेरा फील्ड और एरिया का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई है कि एज यू कैन सी कि अगर ये चीज है, फील्ड इधर है, एरिया इधर है, अगर 90 डिग्री है तो हमारा फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस शुड बी 0, तो इसलिए कॉस थीटा लगता है। ठीक है, और हम लोग इस चीज को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख पाते हैं, ई डॉट एरिया भी लिख सकते हो। समझ में आई? लेकिन अभी ना मैं बहुत स्पेसिफिक केस ले रहा हूं। मैं ये केस मान के चल रहा हूं कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म है। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि मेरे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, यूनिफॉर्म है। सोच के देखो, अगर मैं बोलता कि इतने रीजन के ऊपर मेरी फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, यहां फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, यहां फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, अगर मुझे इसको अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फील्ड कर दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब मुझे हर स्मॉल स्मॉल एरिया के थ्रू पहले इंडिविजुअल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर उनको एड अप करके टोटल फ्लक्स मिलेगा। मतलब अभी मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा E कांस्टेंट है, लेकिन E जनरली कांस्टेंट नहीं होगा। एंड एक चीज और अज्यूम कर ली मैंने ये भी मान लिया कि मेरा थीटा भी कांस्टेंट है। हो सकता है थीटा वेरी करता जाए। सर थीटा कैसे वेरी करेगा, सोचते हैं। देखो, मान लो वो जो मुझे गिवन एरिया था, ऐसा ना हो के वो ऐसे बेंट पड़ा हो एरिया। अब अगर मैं ऐसा देखूंगा तो आई वुड से कि एवरी स्मॉल पोर्शन, अब इतना सा पोर्शन लूंगा, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, इसका एरिया वेक्टर सामने जाएगा। मतलब एवरी पार्ट, अगर मैं सरफेस एरिया को कर्व कर दूंगा तो मेरे छोटे छोटे एरियाज जो बनेंगे उनके इवन एरियाज की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। तो अभी हम लोग इस तरह से स्पेसिफिक केस ना पढ़ के एकदम जनरलाइज्ड केस पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास यहां पे एक एरिया है, एकदम एरिया है, ये कर्व्ड एरिया टाइप्स मैंने ले लिया, और इसका एरिया वेक्टर ये अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो इसको अगर मैं इनफिनाइट पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, इफ आई ट्राई टू ब्रेक दिस इनटू इनफिनाइट पार्ट्स, सबका एरिया वेक्टर मान लो अलग अलग डायरेक्शंस में है। इसका एरिया वेक्टर मान लो इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो आई एम सेइंग लेट्स से दिस इज DA1, दिस इज DA2 एंड दिस इज DA3, दिस इज DA4 एंड सिमिलरली मान लो मैं सबकी नेमिंग कर देता हूं DA इंफिनिटी तक। सबके एरियाज मतलब परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ होते हैं, तो अगर मेरी कर्व्ड हो जाएगा तो एरिया सबके अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई। और मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूं कि मान लो फील्ड भी हर एक छोटे छोटे एरिया के थ्रू डिफरेंट है, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है हमारे रीजन में। कि मान लो इस रूम में अगर फील्ड है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो किसी ने बोला कि सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालो, तो मुझे सब छोटे छोटे एरियाज के थ्रू सेपरेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सही है। तो मान लेते हैं कि इतने में से जो फील्ड जा रही थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, E1 वेक्टर। तो इन दोनों में जो एंगल है वो यहां ये एंगल लिया जाएगा। तो अगर मुझे इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना पड़ेगा, आई वुड से E1 इंटू DA1 इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? और मैंने बोला कि मान लो ये वाले एरिया के थ्रू फील्ड इधर जा रही है, E2 वेक्टर, इसके थ्रू फील्ड इधर जा रही है, लेट्स से E3 वेक्टर, लेट्स से इसके थ्रू फील्ड इधर जा रही है, E4 वेक्टर, एंड सो ऑन, E इंफिनिटी वेक्टर। सबके हर छोटे छोटे एरिया का एरिया वेक्टर भी अलग डायरेक्शन में है, फील्ड भी अलग डायरेक्शन में है, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग है। एकदम जनरलाइज्ड केस हम बात करते हैं। तो नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर एरिया, दैट इज गोइंग टू बी, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू phi1 प्लस phi2 एंड सो ऑन, ऐड करते जाऊंगा सारे के सारे जो इन्फिनाइट छोटे छोटे एरियाज हैं सबका टोटल फ्लक्स करके आ जाएगा। सही है। इसमें से फ्लक्स कितना पास कर रहा है, आई वुड सिंपली से
E1 डॉट प्रोडक्ट विद DA1 वेक्टर प्लस E2 डॉट प्रोडक्ट विद DA2 वेक्टर एंड सो ऑन, लास्ट में E इंफिनिटी डॉट DA इंफिनिटी वेक्टर। क्लियर है? और इसी चीज को, इंफिनिट चीजों को ऐड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन, दैट इज E डॉट DA की इंटीग्रेशन। ये चीज समझ में आ गई? और जहां डॉट प्रोडक्ट है, आई कैन ऑल्सो से फाई इज इक्वल टू E इंटू DA इंटू कॉस थीटा की इंटीग्रेशन। ये आ चुका है। तो ये मेरे पास फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया, EDA cos थीटा, वेयर थीटा कैन बी वेरिंग क्वांटिटी। हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक केस पे जाना चाहूं, मतलब जहां से मैंने तुमको समझाना स्टार्ट किया था कि अगर मेरी पूरे रीजन में E कांस्टेंट है ना, अगर मैं बोल रहा था कि यहां पे पूरे रीजन में, पूरे इस बैंगल के अंदर, पूरे रिंग के थ्रू जो फील्ड पास कर रही है वो अगर कांस्टेंट है, इफ E इज कांस्टेंट एंड ऑल्सो थीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि इसका एरिया भी सामने है, फील्ड इधर है, तो थीटा ऑलवेज हमने जैसे जीरो रखा हुआ था फॉर एग्जांपल। तो अगर इफ E इज कांस्टेंट एज वेल एज थीटा इज कांस्टेंट, अगर ये चीज हो जाएगी तो हम लोग फील्ड और कॉस थीटा दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो वी विल बी लेफ्ट विद E cos theta into DA की इंटीग्रेशन will be phi, or I can say phi comes out to be equal to EA cos theta, जहां से हमने स्टार्ट किया। बट ये एक स्पेसिफिक केस हो गया जहां पे मेरा फील्ड पूरे रीजन में कांस्टेंट है एंड मेरा एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल भी कांस्टेंट है। आगे बढ़े, ठीक है? चलो, तो हेडिंग बना लो एरिया वेक्टर या चूजिंग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, या फिर हाउ टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, हाउ टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो मेरे पास यहां पे एक सरफेस है, ठीक है जी, और इस इंटायर रीजन में हमारी फील्ड मान लो अपवर्ड जा रही थी। ना, अब
एरिया वेक्टर की दो पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है मेरे पास, ठीक है, एक होगी अपवर्ड, एक होगी डाउनवर्ड, ठीक है। नाउ तो अब हमको जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिटरमिन करनी है तो यहां पे कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस ये होगा कि जब हमारी फिगर ओपन है, ओपन फिगर। पहले हम ओपन फिगर और क्लोज फिगर का मतलब समझते हैं। जैसे अगर एक शीट ऑफ पेपर है, ये एक ओपन फिगर में कंसीडर की जाएगी। अगर मैं इसी को, अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, इसका एक क्यूबॉइड बना दूं, नाउ दिस क्यूबॉइड और दिस क्यूब इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है, एक शीट ऑफ पेपर इज अ ओपन फिगर। जी समझ में आ गई। अगर मैं बोलता हूं एक सर्कल, एक डिस्क है, डिस्क इज अ ओपन फिगर, बट एक हॉलो स्फीयर इज अ क्लोज्ड फिगर। तो ओपन फिगर क्लोज फिगर का मतलब समझाएंगे। तो ओपन फिगर के केस में अलग रूल है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल। तो ओपन फिगर के केस में रूल है कि तुमको डायरेक्शन दोनों में से, दो पॉसिबिलिटीज हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बिकॉज वो भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। तुमको इस तरह से चूज करना है एरिया वेक्टर सच दैट तुम्हारा फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एरिया, यही है ना फ्लक्स। अगर हमारा ई और एंगल कांस्टेंट है तो हम सिंपली ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब अगर मैं एरिया वेक्टर को ऊपर लेता हूं सपोज, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो मतलब ई इंटू ए बन जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैंने एरिया को ऊपर की बजाय नीचे लिया होता तो मेरा फ्लक्स कितना बनता फिर, ई ए कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, सो दैट वुड हैव बिकम -e। तो रूल ये बोलता है कि तुमको इस तरह से एरिया वेक्टर चूज करना है ताकि तुम्हारा फ्लक्स पॉजिटिव रहे। अब खुद बता दो, ये लिया जाएगा कि ग्रीन वाला लिया जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। तो वी विल बी चूजिंग दिस एज द एरिया वेक्टर। तो ये हमारे लिए एरिया वेक्टर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे चूज करो ताकि तुम्हारा फील्ड के साथ एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए। बिकॉज अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल एक नेगेटिव होता है, तो एक्यूट एंगल बनाने की तुमको कोशिश करनी है। यहाँ पे 0 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे, नॉट 180 डिग्री। इज इट क्लियर, सिंपल है, बहुत बेसिक रूल है, लिख लो इस चीज को। चूज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, चूज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर such that flux is positive, flux is positive। और ऐसा सिर्फ ओपन फिगर की बात कर रहे हैं, क्लोज पे अभी आ रहे हैं, क्लोज का अलग रूल है। ओपन में चूज करना है हमको, तो मतलब वो फील्ड पे डिपेंड करेगा बेसिकली, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली हम लोग चूज करके आंसर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसी चीज का, ओपन का एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो तुमको क्वेश्चन में आ जाता है कि ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन में हमको एक सरफेस रखा हुआ है, एक सर्कल रखा हुआ है। हमें पूछा जा रहा है कि अगर इसका रेडियस 2 है, 2 मीटर इसका रेडियस है, और इस पूरे रीजन में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है विच इज लेट्स से 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। या फिर टोटल फ्लक्स पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो अब तुम्हें पता है कि देखो एरिया जब तुम सॉल्व करोगे तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई। एरिया इतना आ गया, एरिया का मैग्नीट्यूड 4 पाई आ गया। अब एरिया वेक्टर जब लेना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, ईदर यू विल से 4 पाई के कैप, मतलब परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, या फिर तुम क्या कहोगे और 4 पाई माइनस के कैप, माइनस 4 पाई के कैप। अब इन दोनों में से एक लेना है, बताओ कौन सा लोगे, जल्दी सोच के बताओ। 4 पाई के कैप लोगे कि माइनस 4 पाई के कैप लोगे, इन दोनों में से एक लेना है। माइनस रीजन, माइनस रीजन क्योंकि मुझे जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो मेरा आंसर पॉजिटिव बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ई डॉट एरिया करूंगा, दिस शुड रिजल्ट इन अ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो -4 हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर वहां पे एक माइनस है तो मैं माइनस ले लूंगा यहां पे, सो दैट मेरा फ्लक्स पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। तो आई विल बी चूजिंग दिस वन
and I will be rejecting this one. तो area vector will be taken as -4 pi k cap and कितना बन जाएगा -4 into -4 pi, that is 16 pi हमारा फ्लक्स होगा. ठीक है. और जहां पे फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी थी वहां पे साथ में लिख लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी थी लिख लेना, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से बन रही है ना, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट. तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है. 16 पाई. और फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो फील्ड इनटू एरिया. फील्ड क्या था? न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. यूनिट समझ में आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओपन फिगर क्लियर हो गया? ठीक है. जल्दी से क्लोज फिगर देख लें. तो जल्दी से बनाओ बी क्लोज फिगर. अच्छा, जो क्लोज्ड फिगर होती है इसमें तुमने चूज नहीं करना. इसमें पहले से ही हमारा एरिया वेक्टर डिफाइन रहेगा. और एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन रहेगा? लिख लो, आउटवर्ड नॉर्मल गिव्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. आउटवर्ड नॉर्मल गिव्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. आउटवर्ड नॉर्मल गिव्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ठीक है. तो अगर मैं पूछता हूं कि ये जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? इस डायरेक्शन में. आउटवर्ड नॉर्मल. देखो एक तो सरफेस के अंदर की तरफ जा सकते हो, एक आउटवर्ड जा सकते हो बाहर. तो तुम्हें किधर जाना है? आउटवर्ड जाना है. तो ये इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का. इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अपवर्ड्स. इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड्स. इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट. समझ में आ गया? और अगर मैं पूछता हूं कि फ्रंट, ये जो फ्रंट है, फ्रंट का एरिया वेक्टर किधर होगा? हमारी तरफ. और जो बिहाइंड और जो पीछे है, यहां पे पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ. तो ऑल द एरिया वेक्टर्स हमारे जो होते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ जाने चाहिए. ठीक है. इसमें कुछ चूज नहीं करना तुम्हें, ऑलरेडी डिफाइंड है. आउटवर्ड नॉर्मल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ठीक है. एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से. तो मान लो मेरे पास यहां पे एक सिलेंडर है. ठीक है. तो देखो, खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई इसके एरिया वेक्टर्स कैसे डिफाइन करोगे? जो राइट वाला जो सर्कल है इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा. ये वाला जो सर्कल है इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा. और जो रिमेनिंग जो हमारा कर्व्ड एरिया बच गया इसका अपना अपना बाहर की तरफ एरिया वेक्टर जाते जाएंगे. अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन यहां पकड़ूंगा ऊपर, यहां पकड़ूंगा सामने, यहां पकड़ूंगा नीचे, तो सबका अपना अपना एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. समझ में आ गया? तो क्वेश्चन यहां पे देखो कि मेरे पास यहां पे एक सिलेंडर है. इस पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म फील्ड ई फ्लो कर रही है. तो ई इज यूनिफॉर्म. ओके. हमको बताना है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड फिगर. ये क्लोज्ड है. ठीक है. क्लोज्ड है दोनों तरफ साइड से भी. तो हमें बताना है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस. ठीक है. एक काम करो, इसको ना 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लो. इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है पूरा के पूरा जो कर्व्ड सरफेस है उसको बोल दो 3. ठीक है.
1 2 एंड 3, तो तीनों का इंडिविजुअल फ्लक्स निकालो और एड अप कर दो, यू विल गेट योर आंसर. तो आई विल से phi टोटल इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3. ठीक है. नाउ सबसे पहले निकालते हैं phi 1. phi 1 कैसे निकालोगे? देखो इस सरफेस के ऊपर फील्ड तो राइट है लेकिन एरिया वेक्टर लेफ्ट. क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? मान लो इसका एरिया ए है तो इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट होगा. तो phi 1 विल बी इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री. अब इसकी बात करते हैं. इसकी ई तो राइट है लेकिन एरिया भी राइट हो जाएगा, तो जिसके चलते यहां क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0. एंड व्हाट अबाउट phi 3? phi 3 के ऊपर मतलब वो जो कर्व्ड सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर टू द फील्ड है. फील्ड इधर जा रही है लेकिन एरियाज हमारे सारे के सारे परपेंडिकुलर, एरिया सारे परपेंडिकुलर हैं टू द फील्ड. तो आई वुड से E इंटू जितना भी हमारा कर्व सरफेस है दैट इज 2 पाई आर एच. तुमको पता है 2 पाई आर एच. आई डोंट केयर बिकॉज कॉस क्या लग जाएगा आगे, 90, जिसके चलते ये बन जाएगा 0. अच्छा, दिस इज ई ए कॉस 180 मतलब माइनस ई ए. दिस इज ई ए कॉस 0 मतलब प्लस ई ए प्लस 0. तो आंसर टोटल कितना है? सो टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड इज 0. ठीक है. और मैंने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है जहां पे ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर 0 नहीं है. क्यों उसका आंसर 0 नहीं है? बिकॉज यहां पे ना फील्ड अलग अलग दे रखी है वहां पे, मतलब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दे रखी है, वो एक्स के साथ वेरी कर रही है. जैसे यहां क्या हुआ ना, ई ए कॉस 180 प्लस ई ए कॉस 0 कैंसिल हो गया. वहां पे ना इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ई अलग है, वहां ई का मैग्नीट्यूड अलग है, जिसके चलते कैंसिल नहीं होंगे ये वाले जो. वो क्वेश्चन तुमसे खुद से ट्राई कर लेना एक बार. ठीक है. क्या ये समझ में आ गया? कुछ पूछना है यहां पे किसी को? क्लोज्ड फिगर के रूल समझ में आ गए? आउटवर्ड्स नॉर्मल विल बी टेकन एज द एरिया वेक्टर. ठीक है. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. देखो जैसे हमने अभी अभी स्टडी किया कि मेरे पास यहां पे एक रिंग है. अगर रिंग के थ्रू यूनिफॉर्मली फील्ड जा रही है, कांस्टेंट फील्ड ऐसे राइट के डायरेक्शन में जा रही है, तो E को इसके एरिया, अगर इसका रेडियस R है तो आंसर क्या बन जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर. खत्म हो गया. लेकिन मुझे जो फील्ड निकालनी है, मतलब जो मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फील्ड है वो यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ x के ऊपर. ये एक फील्ड बना रहा है, उस फील्ड की कितना फ्लक्स इसके थ्रू बनेगा वो निकालना है. समझ में आया? देखो एक तो क्वेश्चन हो गया कि फील्ड क्वेश्चन में E दे रखी है टूवर्ड्स राइट, फिर तो E इंटू एरिया कर दोगे. लेकिन इसकी जो फील्ड बनेगी वो कैसी फील्ड बनेगी? ध्यान से देखो, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी बाहर, ऐसे जाएंगे. मुझे निकालना है कितना फ्लक्स इस एरिया में से पास कर रहा है. तो फर्क कहां आ गया? उसमें तो E मेरा सेम डायरेक्शन में था, लेकिन यहां पे मेरी E की क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है. सही है ना? इसका एरिया वेक्टर किधर है, टुवर्ड्स राइट, लेकिन हमारी फील्ड इतने एरिया के थ्रू फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये एरिया के थ्रू फील्ड की डायरेक्शन है. मतलब ये जो थीटा है ना, ये थीटा भी मेरा वेरी करते जा रहा है. यहां पे थीटा भी वेरी कर रहा है फील्ड और एरिया में, और यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है. क्यों? बिकॉज यहां से अगर मुझे यहां कोई फील्ड पूछे कितनी होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन किसी ने मुझे पूछा कि यहां फील्ड कितनी पहुंची, तो आई वुड से के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर. क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस वेरी करते जा रहा है, इसके चलते हमारा फील्ड वेरी कर रहा है, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, और फील्ड की डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, थीटा भी वेरी कर रहा है, सब कुछ वेरी कर रहा है यहां पे, जिसके चलते मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. समझ में आया? तो जल्दी से इसको सॉल्व करने पे लग जाते हैं. तो फिर से दोबारा डायग्राम बना देता हूं. मेरे पास यहां पे एक प्लस क्यू है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स के ऊपर. यहां पे एक डिस्क बोलो या एक सर्कल पड़ा हुआ है, इस सर्कल के थ्रू मुझे निकालना है कितना फ्लक्स पास हो रहा है. और क्योंकि इंटीग्रेट करना है, व्हाट इज द वे टू इंटीग्रेट? क्या तरीका होता है इंटीग्रेट करने का? एक सर्कल को, एक डिस्क को किस में डिवाइड करते हैं, रिंग्स में डिवाइड करते हैं. तो यहां से सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर के ऊपर
एक dr थिकनेस की एक रिंग ले लो, निकाल लो कि इस रिंग में से कितना फ्लक्स पास हुआ, और अगर तुमने वो फ्लक्स निकाल लिया इस रिंग में से जो पास हुआ है, उसको इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या हो गया, आर इज द वेरिएबल, एक्स इज नॉट द वेरिएबल, आर इज द वेरिएबल। और अगर तुम जब सॉल्व करने जाओगे ना, तुम्हारी इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम बन जाएगी जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, पिछली से पिछली क्लास में इनफैक्ट। ठीक है, तो जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तो इंटीग्रेट तुम खुद ट्राई करोगे, मैं तुमको थोड़ा एक्सप्रेशन पहले बनवाता हूं, फिर तुमको टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस, टोटल रेडियस आर दे रखा है। सबसे पहली चीज, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। नाउ यहां से जो फील्ड जाएगी, फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एरिया वेक्टर इधर होगा और ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। नाउ सो ई इनटू ये जो एरिया है, लेट्स से इस एरिया को हम लोग डीए बोल देते हैं, ई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास इस रिंग में से पास होने वाला फ्लक्स है। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सही है। और लिमिट्स क्या डलेंगी, स्मॉल आर की, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो ई बनाते हैं, यहां से यहां तक ई कितना होगा, इट इज सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, वेयर आर कितना है, ये डिस्टेंस। तो के क्यू मतलब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर कर देना है तो दैट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ई तो समझ में आ गया। फील्ड एरिया हमने डिस्कस किया था, एक रिंग का एरिया कैसे निकालते हो, स्मॉल एक थिन रिंग का एरिया निकालते हो सिंपली 2 पाई आर डी आर करके। इस रिंग को ऐसे स्ट्रिप में से काट दो, एक बड़ी सी स्ट्रिप बन जाएगी, 2 पाई आर उसकी लेंथ होगी, डी आर उसकी थिकनेस होगी, तो एरिया 2 पाई आर डी आर, ये भी डिस्कस किया था। कॉस थीटा, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। पाई से पाई काट दो, ये 2 काट दिया, तो क्या क्या चीजें बाहर निकालनी है वो देख लेते हैं। क्यू बाहर निकाल लो, एक्स कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, आर वेरिएबल है यहां पे याद रखना, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये निकाल लिया बाहर। अंदर बचेगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये बन जाएगा। इंटीग्रेट 0 से आर तक, वो बाद में डाल देंगे लिमिट्स, और ये हमने पहले करा हुआ है। कैसे करते हैं, जब वेरिएबल न्यूमरेटर में होता है तो वी विल पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। याद है ना, डिफरेंशिएट करोगे 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0, तो आर डी आर की जगह डाल दो टी डी टी, एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर डालोगे, उसकी पावर 3/2, तो ये बनेगा टी क्यूब, टी और नीचे टी क्यूब, क्या बना 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या थी, -1/t, क्यू एक्स, सब याद होना चाहिए तुम लोग को, मतलब बहुत बार हमने कर ली है चीजें। इसकी लिमिट्स डालनी है टी की, अब या तो टी की वैल्यू पहले पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर लिमिट 0 से आर डाल दो, या फिर लिमिट सी टी की डाल दो, कि जब हमारे पास, अब आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, आर हमारा 0 से कैपिटल आर तक, जब स्मॉल आर को 0 डालोगे तो टी कितना बन जाएगा, एक्स, और जब स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये लिमिट समझ में आ गई, पुट कर दो बस, कुछ नहीं रहा अब तो लिमिट्स पुट करने के बाद माइनस साइन है तो पहले इसको डाल दिया करो, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। x को अंदर ले जाओ
तो x को अंदर ले जाओगे तो बन जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, x से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले जाके, 1 माइनस x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे, यू कैन कॉल दिस टर्म एज कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज यहां से लेके यहां तक, अगर तुम टॉप तक ज्वाइन करते हो तो ये एंगल को अल्फा बोलोगे, तो x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सो माय फाइनल आंसर इज q upon 2 epsilon naught into 1 minus cos alpha. This is the total flux passing through this surface due to the point charge q. एंड ये वाला मैंने थोड़ा फास्ट कराया बिकॉज सारा के सारा सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है जो हम पहले कर चुके हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, now let's move on to a very important topic, that is Gauss law. हेडिंग बनाओ जल्दी से, गॉस लॉ। ठीक है जी, गॉस लॉ लिख लेना, एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो देखते हैं लॉ क्या कहता है। ये लॉ बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एक क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड सरफेस है, एंड व्हेन आई से क्लोज्ड मतलब एक 3 डायमेंशनल है, ऑब्वियसली सिर्फ ये ऐसा नहीं कि कोई एक वायर है, वायर नहीं है, 3 डायमेंशनल है, क्लोज्ड बॉडी है। और इसने कहा कि अगर इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर मान लो कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये बाहर रख दिया एक चार्ज। तो गॉस लॉ का कहना है कि जो इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स बोल लो या जो टोटल फ्लक्स है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q एंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन सिंपल वर्ड्स उसका कहना है कि सिर्फ जो सरफेस के अंदर वाले चार्जेस होते हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लक्स में, जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनके चलते कोई फ्लक्स नहीं होता उस सरफेस से। ये उसका कहना है। बहुत लॉजिकल बात है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई बात बता दी, बड़ी सिंपल सी बात है, सोच के देखो। एक सरफेस है, अगर मैं कोई एक चार्ज को बाहर रख दे रहा हूं तो यहां से जितनी भी फील्ड लाइंस बनेंगी, देखो ये फील्ड लाइंस बनेगी, यहां से ये फील्ड लाइंस होती है ना हमारे पॉइंट चार्ज की, ऐसे होती है फील्ड लाइंस।
देखो जो तो फील्ड लाइंस नहीं पास कर रही वो तो फ्लक्स बना ही नहीं सकती, लेकिन जो फील्ड लाइंस पास कर भी रही हैं वो एंटर भी कर रही हैं, वो बाहर भी जा रही है, मतलब इनकमिंग फ्लक्स भी है और आउटगोइंग फ्लक्स भी है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कि जो भी फील्ड लाइन अंदर आएगी वो बाहर भी जाएगी, जिसके चलते नेट कोई भी फ्लक्स नहीं बना पा रहा, ये जो चार्ज बाहर है। तो बोलोगे सर फिर अंदर वाले चार्ज, देखो ना अंदर वाले चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, कैसे बनेगी फील्ड लाइंस? तो यहां पे फ्लक्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा पा रहा है, तो वो एड अप हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि फील्ड आ भी रहा है फिर जा भी रहा है, फिर नेट जीरो नहीं हो रहा, यहाँ पे नेट जीरो हो जाएगा। चार्ज पहले फील्ड यहां से आएगी फिर फील्ड बाहर आ जाएगी, तो नेट फ्लक्स में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो दिस इज व्हाट गॉस लॉ सेज, दैट इज phi इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और लिख भी लेना यहाँ पे, ठीक है, कि इनकमिंग फ्लक्स विल बी इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, सो हेंस नेट फ्लक्स ड्यू टू q इज इक्वल q3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जल्दी से बना लो एंड फिर लिख भी लेना कि इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स ड्यू टू Q3 इज इक्वल, सो नेट फ्लक्स इज 0। और यहाँ पे फाइ क्लोज लिख लेना, फाइ थ्रू क्लोज, ये सिर्फ क्लोज के लिए डिफाइंड है। नहीं, ओपन में क्या था कि सरफेस ही एक है, समझो इस चीज को। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये मेरे पास एक ओपन, यहां से बस आया, अगर यहां पे बॉडी कंप्लीट की जाती तो यहां से हमारा वो बाहर भी जाता। समझ में आया? ओपन अगर ले रहे हो तो सिर्फ वन डायमेंशन, एक बार आ रहा है ना, वन डायरेक्शनल में आ गया, लेकिन अगर वही क्लोज हो जाए दूसरे ऊपर से तो फिर वही बाहर भी चले जाएगा, तो क्लोज के चलते जीरो हो गया। लेकिन अगर हमारी बॉडी सिर्फ ओपन पड़ी हुई है तो इसके थ्रू फ्लक्स तो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये मत बोलो कि इस सरफेस के नीचे वाले से तो अंदर आया और उसके टॉप से बाहर चला गया, वैसा नहीं, सरफेस है बस। ठीक है, एंड दिस इज वेरी जेन्युइन डाउट, बहुत लोग पूछते हैं, दैट्स फाइन। समझ आ गया? अच्छा, अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होगा गॉस लॉ से हमको? गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ की? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिक केसेस। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आएगा, लेकिन ओनली इन सिमेट्रिक केसेस। सिमेट्रिक केसेस से हमारा मतलब क्या है? वो केसेस जहां पे ई कांस्टेंट होगी, ठीक है जी, जहां पे ई कांस्टेंट होगी एंड एज वेल एज जो थीटा है वो भी कांस्टेंट होगा, उनको हम सिमेट्रिक केसेस बोलते हैं। है ना, देख किया था हमने, ई कांस्टेंट और थीटा कांस्टेंट होता है तो फ्लक्स कितना हो जाता है? ई ए कॉस थीटा। तो सारे केसेस में, तो ऐसे केसेस में हम लोग लगा पाएंगे, देखेंगे अभी आगे चल के। तो उन केसेस में हम बोल देंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा एंड एज पर गॉस लॉ फ्लक्स शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आसानी से हम लोग ई निकाल लिया करेंगे यूजिंग दिस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा। सो काफी आसान हमारा काम बन जाएगा। मतलब जो चीजें हम लोग दो दो पेजेस भर के फील्ड निकालते थे, इंटीग्रेशन कर करके फील्ड निकालते थे, वो हम लोग विद इन जस्ट 2 लाइंस के अंदर निकाल पाएंगे। बट हाँ, लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ सिमेट्रिक केसेस, सिमेट्रिक केसेस से हमारा एग्जैक्ट मतलब क्या है वो भी एग्जांपल्स देखेंगे तो तुमको और बेटर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, करें।
पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज पे वापस चलते हैं और पॉइंट चार्ज की फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। कितनी होती थी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड? कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, मैं तुमको बोलूंगा कि आर डिस्टेंस के ऊपर फील्ड कितनी है, तो क्या आंसर होता था इसका? Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, दैट इज KQ अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल था। अब इसी चीज को अगर मुझे गॉस लॉ से निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ पे Q चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल दो। तो गॉस लॉ सबसे पहले हमको बोलेगा कि अगर मुझे यूज करना है तो सबसे पहले क्लोज सरफेस लेके आओ, और वो क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उस सारे सरफेस के ऊपर फील्ड जो है इस क्यू के कारण सेम होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, इक्विडिस्टेंट तो होना ही चाहिए। तो जल्दी एक बताओ, एक ऐसा सरफेस बताओ, कैसा सरफेस होगा जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा? सर्कल मत बोलो इस चीज को, सर्कल तो फिर वो क्लोज सरफेस थोड़ी हुआ। स्फीयर। तो स्फीयर बनाओ सबसे पहले, यहां पे क्यू को सेंटर पे रख के एक स्फीयर बना दो। क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्लियर है? क्यू को सेंटर पे रख के हमने एक स्फीयर कंप्लीट कर दिया। अब ये ग्रीन हमारे पास एक स्फीयर है, एक क्लोज सरफेस है। अब हम लोग यहां पे गॉस लॉ को लगा सकते हैं और हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिमेट्रिक है। लेट्स क्विकली चेक। पहले देख लो प्लीज, पहले देख लो, मुझे ये देख के बताओ कि क्या ये सारा सरफेस सिमेट्रिक है। सिमेट्री से हमारा मतलब क्या है कि ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बिल्कुल है, हर पॉइंट पे, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो ई की वैल्यू सेम होगी फ्रॉम पॉइंट चार्ज। और दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि थीटा कांस्टेंट। थीटा क्या चेक करेंगे? मान लो ये पॉइंट है, यहां पे फील्ड अवे जाएगी और इस पे परपेंडिकुलर एरिया, एरिया भी इधर होगा, फील्ड भी इधर होगी, एरिया भी इधर होगा। क्या समझ में आ रहा है? कोई और पॉइंट लेके देखते हैं। यहां पे फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। इन सिंपल वर्ड, हर पॉइंट पे फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। थीटा यहां कितना है? 0। थीटा यहां कितना है? 0। यहां पे भी थीटा कितना है? 0। तो हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। जिसके चलते आई वुड से कि हर पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है। आई कैन अप्लाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ लगाते हैं जल्दी से। गॉस लॉ ये बोलेगा कि जो फ्लक्स है, दैट इज जो ई ए कॉस थीटा निकल के आएगा, that would be equal to q upon epsilon naught। q enclosed upon epsilon naught। और इसके अंदर enclosed है कितना? q ही है हमारे पास। तो q enclosed की वैल्यू कितनी है? q। क्लियर है? अच्छा जल्दी बता दो, cos थीटा एंगल कितना है हमारे पास? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। ये भी क्लियर है? अब बचा एरिया। जल्दी से एरिया बता दो। एरिया, इस स्फीयर का एरिया, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस हो गया, काम बन गया। तो माय आंसर इज फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यही तो होती है पॉइंट चार्ज की फील्ड। क्लियर हुआ? तुम बोलोगे सर ये तो वैसे भी आसान था, इतना कुछ था तो है नहीं पॉइंट चार्ज का, तो क्या कुछ खास फायदा नहीं हुआ हमको। अब तुमको लाइन चार्ज में दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा। अब तुमको दिखेगा कि यार एक्चुअल में जो इतना बड़ा काम था बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, फिर लाइन चार्ज देखते हैं। हो गया नोट? ठीक है, तो जल्दी से लाइन चार्ज। लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सबसे पहली बात, हम लोग ये सिर्फ इंफिनिटी वाले केस में लगा पाएंगे। वो क्यों, अभी दिखा देता हूं। तो मेरे पास एक इन्फिनाइट वायर है ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है जी, इंफिनिटी दोनों तरफ जा रही है और हमको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर। तो क्या आंसर बनता था इसका? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यू कैन से 2k लैम्डा बाय आर। ये एक्सप्रेशन बनता था अगर तुमको याद है। और वो निकाला कैसे था? हमने पहले एल लेंथ के लिए निकाला था। एल के लिए हमारा बना था लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। फिर हमने स्पेशल केस बनाया कि एल को इन्फिनिटी कर दिया, फिर एल एल कैंसिल होके हमारा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब लंबा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, इंटीग्रेशन में भी टाइम लगा था। वो tan थीटा एंड फाई डाल के हमने निकाला था, याद है? अब देखना तुम्हारा कितना आसान होगा गॉस लॉ से। गॉस लॉ ये बोलता है कि तुमको यहां पे फील्ड चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्लोज करो सरफेस को। मुझे एक ऐसा सरफेस बताओ, कैसा सरफेस वो बनेगा
जहां पे फील्ड इक्वल होगी ड्यू टू दिस। इन सिंपल वर्ड, यहां से इक्वी डिस्टेंट कर दो, कैसा सरफेस बनेगा? सिलिंड्रिकल बनेगा। सिलिंड्रिकल सरफेस बेसिकली एक लाइन है। मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसा सरफेस बना के दो जो इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस हो। तुम बोलोगे सर एक काम करो, आर डिस्टेंस पे चले आओ, एक ऐसे गोला बना दो, और उस ऑब्वियसली एक लेंथ भी होगी उसकी, तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा, बिकॉज एवरी पॉइंट विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। समझ में आ गई जो चीज है? तो एक सिलेंडर कंप्लीट कर दो। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने क्या बोला था कि हम लोग सिर्फ इंफिनिटी वाले केस को इससे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये इन्फिनाइट है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे हर पॉइंट के ऊपर मेरी फील्ड क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि अब कोई मिड पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जब हम इन्फिनाइट की बात करते हैं तो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। ये सारा ही मिड मान सकते हो तुम, क्योंकि उधर भी इन्फिनाइट है, इधर भी इन्फिनाइट है। अगर यहां भी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थी तो यहां पे भी थी। मतलब हर पॉइंट पे हमारी जो फील्ड है वो सेम होती है, इसलिए कर पा रहे हैं। बट अगर ये फाइनाइट लेंथ की होती तो यहां फील्ड अलग होगी थी, यहां फील्ड अलग होती, तो हर पॉइंट पे फील्ड अलग हो जाती। तो फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं सॉल्व कर सकते, ओनली फॉर इनफिनाइट लेंथ, बिकॉज इनफिनाइट के लिए हर एक पूरे सरफेस पे कांस्टेंट फील्ड आ जाएगी, तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल होगा। क्या ये समझ में आ गया? इसीलिए हमारा ये सिमेट्रिक का केस बन जाएगा। देखो, पूरे सरफेस के ऊपर फील्ड और एरिया वेक्टर, फील्ड और एरिया वेक्टर, अगेन एंगल कितना बनेगा हर केस में? 0 डिग्री। तो जल्दी से इसके ऊपर लगा देते हैं गॉस लॉ। ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा फिर से कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से मुझे बताओ, ये जो क्यू एंक्लोज्ड है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ गया? ये चार्ज आ गया। अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और मान लो ये लेंथ मैंने एल ले रखी है, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर? लैम्डा। समझ में आ गया? तो मतलब इसके अंदर लैम्डा एल अमाउंट ऑफ चार्ज है। और जो हमारा एरिया है, एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू लेंथ, दैट इज एल। सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल। ये भी क्लियर है? बस बन गई बात। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली फील्ड आ गई हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो जिस चीज के लिए हमको 2 पेज लगे थे कम से कम, वो अभी बस 2 लाइनों में हो जाता है। बट अगेन लिमिटेशन इज ओनली सिमेट्रिक केसेस होंगे, वहां पे एल लेंथ के लिए नहीं सॉल्व कर सकते। वहां इंटीग्रेशन हमने किया था रूट एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर जिसमें आया था, वहां हमने इंटीग्रेशन से कर सकते हो, लेकिन यहां गॉस लॉ में वो वाला काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहीं से, तो यहां तक रिवाइज कर लेना, ठीक है।